उस रात मुंबई की हवा में अजीब सी नमी थी। बरसात अभी ठीक से शुरू नहीं हुई थी, लेकिन समंदर की तरफ से आती नम हवा पसीने और लोहे की गंध के साथ मिलकर एक भारी सा माहौल बना रही थी। रात के 12:35 हो चुके थे। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। आंखों में जलन, दिमाग में ऑफिस की फाइलें और मोबाइल पर मेरी पत्नी आयशा के लगातार आते मैसेज। कब तक आओगे? आरव को बुखार है, जल्दी आ जाओ प्लीज। मैंने स्क्रीन देखी, फिर खाली पटरी की तरफ नजर घुमाई। आज भी ओवरटाइम, आज भी वही आखिरी लोकल 12:47 वाली। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। दूर एक चाय वाला अपना स्टॉल आधा समेट चुका था। एक बुजुर्ग आदमी फटे स्वेटर में बेंच पर चुपचाप बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो जो कभी आएगा ही नहीं। ऊपर लगे ट्यूब लाइटों में से 2 झपक झपक कर जल रही थी। उनके नीचे छाया, जैसे किसी ने धागों से अंधेरा टांग दिया हो। दूर कहीं पटरी के इस्पात पर किसी के जूते की धीमी आवाज गूंजी, टिक टिक टिक। मैंने घड़ी देखी, 12:39। लाउडस्पीकर पर पुरानी करकराती आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली लोकल ट्रेन अंतिम लोकल होगी। उस आवाज में एक अजीब सी थकान थी, जैसे ये घोषणा सालों से वही वाक्य दोहराते दोहराते बूढ़ी हो चुकी हो। मैंने बैग कंधे पर ठीक किया, आयशा को वॉइस मैसेज भेजा, बस चढ़ रहा हूं, आखिरी लोकल है, पहुंचते ही कॉल करता हूं। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी, थकी हुई, खिंची हुई, खाली। दूर सुरंग के मुंह पर हल्की सी रोशनी दिखी। धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ने लगी, जैसे अंधेरे के पेट में किसी ने तेज ब्लेड घुमाकर एक लाइन खींचती हो। पहला हॉर्न लंबा, सूखा, गूंजता हुआ। पटरी में कंपन फैल गया, मेरे पैरों तक, मेरे सीने तक। ट्रेन ने जैसे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने से ठीक पहले हल्का सा झटका खाया। रोशनी के साथ साथ ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि मेरे बाजुओं पर रोंगटे खड़े हो गए, जबकि पसीना अब भी चिपका हुआ था। ट्रेन सामने आकर रुकी। मैंने नोटिस किया, ज्यादातर डिब्बे खाली थे, या कम से कम बाहर से ऐसे लग रहे थे। एक एक खिड़की के पीछे सिर्फ काली अंधेरी जगह दिख रही थी, जैसे कोई बैठे ना सिर्फ घूर रहा हो। मेरे बगल में खड़े केवल 2 लोग थे, एक दुबला सा कॉलेज स्टूडेंट, गर्दन में बैग, आंखें मोबाइल में गड़ी हुई, और थोड़ा पीछे वही बुजुर्ग आदमी जो अभी बेंच पर बैठा था। जैसे ही दरवाजे खुले, स्टूडेंट फुर्ती से अंदर चढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे जनरल डिब्बे में चढ़ गया। अंदर कदम रखते ही मुझे सबसे पहले ठंड महसूस हुई, जैसे डिब्बे के अंदर की हवा प्लेटफॉर्म से अलग हो, पुरानी, भारी, सीलन भरी। सीटों का नीला रंग घिस चुका था। ऊपर पंखे बंद थे, लेकिन फिर भी हवा चल रही थी, ठंडी, बासी, जिसमें किसी पुराने इत्र, गीले लोहे और इंसानी पसीने का मिला जुला अजीब सा तेज स्मेल था। डिब्बे में कुल 4 यात्री थे। वो कॉलेज स्टूडेंट जो अब भी मोबाइल में डूबा था, एक औरत शायद 35-36 की होगी, साधारण साड़ी, बाल कसकर बंधे, आंखें नीचे झुकी। एक मोटा सा आदमी, आधा सोया हुआ आधा जागता हुआ, कोने वाली सीट पर फाइलों से भरा बैग लगाए। और ठीक सामने एक टीसी जैसी यूनिफॉर्म में आदमी, लेकिन बिना बैज के। उसके हाथ में रेलवे स्टाइल वाली छोटी सी रजिस्टर सी किताब थी। मैं अंदर आया तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मुझे पहले से जानता हो। टिकट,
उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर सीधी सीने तक लग रही थी। मैंने मोबाइल निकाला, क्यूआर टिकट दिखाया। उसने मोबाइल को देखा भी नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराया, जैसे औपचारिकता निभा रहा हो। आखिरी लोकल है ना? मैंने कैजुअली पूछा, बस बात बढ़ाने के लिए। उसने गर्दन थोड़ा तिरछी की, मेरी आंखों में देखा। कई लोगों के लिए यह हमेशा आखिरी ही होती है, उसने कहा। मुझे लगा मैंने शायद गलत सुना। डिब्बा हल्का सा झटका खाकर आगे बढ़ने लगा। बाहर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पीछे हटने लगा और फिर कांच के पीछे बस काला अंधेरा बचा। शुरू के 5 मिनट सब नॉर्मल लग रहा था। मैं खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर सिर्फ टिमटिमाती दूर की लाइटें दिख रही थीं। कभी बिल्डिंग्स की, कभी किसी झोपड़पट्टी की, कभी सिर्फ अंधेरी गली की। मेरे बिल्कुल सामने बैठी वो औरत अपने बैग की चेन को बार बार पकड़ पकड़ कर चेक कर रही थी। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। कानों में छोटी सी लौंग, गले में सस्ती सी चेन, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। कॉलेज वाला लड़का अब भी मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था, पर मैंने गौर किया कि उसके मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक थी। फिर भी उसकी उंगलियां चल रही थीं, जैसे वो किसी इनविजिबल स्क्रीन पर चैट कर रहा हो। कहीं दूर पीछे के डिब्बे से पटरियों के शोर के बीच मुझे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे हों, पर शब्द समझ में ना आए। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे झांका। ज्यादातर सीटें खाली थीं, सिर्फ हवा चल रही थी और पंखे वैसे ही बंद। फिर पहली अजीब चीज हुई। लाउडस्पीकर क्रैकल हुआ और एक टूटी फूटी सी आवाज आई, अगला स्टेशन, अगला स्टेशन, सितारा नगर, सितारा नगर। मैं चौंक गया। मैं इस रूट पर रोज आता जाता था। इस लाइन पर ऐसा कोई स्टेशन ही नहीं था, सितारा नगर नाम का। ट्रेन की स्पीड हल्की हुई, लेकिन बाहर जो कुछ दिखा उससे मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। बाहर सिर्फ घुप अंधेरा था। ना प्लेटफॉर्म, ना लाइट, ना कोई बोर्ड, ना कोई बस्ती, सिर्फ काली जमीन जिस पर ट्रेन की रोशनी कुछ सेकंड के लिए पड़ती और फिर गायब हो जाती। ट्रेन बिना रुके गुजर गई और फिर वही क्रैकल। आपने अभी पार किया सितारा नगर। मेरे सामने बैठा टीसी वाला आदमी बिना ऊपर देखे अपनी रजिस्टर में कुछ लिखता रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने डर छुपाते हुए पूछा, यह कौन सा स्टेशन था? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। उसने रजिस्टर बंद किया, धीरे से मेरी तरफ झुका। उसके जिस्म से पुरानी सड़ी हुई किताबों और गीली मिट्टी की मिली-जुली गंध आ रही थी। हर नक्शे पर हर स्टेशन नहीं होता। कुछ स्टेशन सिर्फ रात की आखिरी लोकल के लिए होते हैं। मेरे हाथों की पकड़ पोल पर और ज्यादा कस गई। अब डिब्बे की ठंड मेरे हड्डियों में उतरने लगी थी। यह जून का महीना था। मुंबई में इतनी ठंड, और वो भी लोकल ट्रेन के अंदर। मेरे सामने वाली औरत के होंठ नीले हो रहे थे। वो अब किसी चीज को पकड़ भी नहीं रही थी। उसके हाथ उसकी गोद में बिल्कुल सधे हुए रखे थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ कर वहां रख दिया हो और अब वो हिला ही ना सके। कॉलेज वाले लड़के का सिर झुका हुआ था। उसके मोबाइल की स्क्रीन अब भी ब्लैक थी, लेकिन उसमें अचानक एक सेकंड के लिए उसका चेहरा दिखाई दिया, मगर ऐसा चेहरा जैसे वो पानी के अंदर से देख रहा हो। धुंधला, सूजा हुआ, आंखें आधी खुली, होठों से कुछ बुलबुले निकलते हुए। मेरी सांस अटक गई। मैंने पलक झपकी, स्क्रीन फिर से खाली। लड़का वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अनजाने में बुदबुदाया, ये क्या हो रहा है? ठीक उसी वक्त टीसी ने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी बड़ी थी। डर लग रहा है? उसने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा।
उसकी आंखों के अंदर मुझे अपना ही चेहरा उल्टा दिखा, जैसे मैं किसी गहरे कुएं में झांक रहा हूं और नीचे अंधेरे में मेरा प्रतिबिंब फंसा हुआ है। ट्रेन के अंदर अचानक हल्की सी सीटी की आवाज गूंजी, जैसे हवा किसी बहुत पतली दरार से अंदर आ रही हो। टीसी ने अपनी रजिस्टर खोली, पन्ने पलटे और मेरी तरफ किताब घुमा दी। नाम? उसने पूछा। अरमान, मैंने दबे हुए गले से कहा। उसने पेन उठाया, कुछ लिखा, फिर बोला, नाम तो मैं लिख चुका हूं, तुम बस कंफर्म कर दो। मेरे सामने पन्ने पर लिखा था, नाम अरमान, उम्र 29 साल, पेशा प्राइवेट कंपनी कर्मचारी, स्टेशन क्लीवलैंड रोड, अंतिम लोकल यात्री, स्थिति मृत। मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कन रुक गई हो। ये क्या मजाक है? मैंने आवाज फट के कहा। मैं जिंदा हूं, अभी ऑफिस से आ रहा हूं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा घर पर है। टीसी ने धीरे से फुंकार जैसी सांस छोड़ी। कोई मजाक नहीं है अरमान, उसने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी फाइल आज शाम ही ऊपर से आई है। कौन सी फाइल? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने सिर थोड़ा ऊपर करके सीलिंग की तरफ देखा। ऊपर पंखे के पास काली सी जालियां, जाले और धूल के ढेर थे। उसकी आंखें उस अंधेरे में गुम हो गईं, जिसमें यह लिखा होता है, कौन इस ट्रेन में आखिरी बार चढ़ेगा और उतर नहीं पाएगा, उसने कहा। मेरे होंठ सूख गए। मैंने मोबाइल निकाला, चमकती स्क्रीन में अपने कांपते हाथ देखे। नेटवर्क चला गया था, नो सर्विस। मैंने जल्दी जल्दी आयशा को कॉल करने की कोशिश की। कॉल लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर एक अजीब सी आवाज लाइन पर आई। एक बहुत धीमी घुटी हुई सिसकी, जैसे कोई पानी में डूबते डूबते बोलने की कोशिश कर रहा हो। उस सिसकी के बीच में एक और आवाज पहचान पाया, आरफ की खांसी। हेलो आयशा, मैंने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक लाइन कट गई। मैंने माथे पर हाथ रखकर सीट की पीठ से टिकने की कोशिश की, लेकिन कुशन बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे किसी कब्र की पत्थर की पट्टी हो। आज शाम, टीसी की आवाज मेरे कान में धीमे से गूंजी। ऑफिस से लौटते वक्त फास्ट लोकल पकड़ने की जल्दी में तुमने गेट के पास खड़े होकर फोन पर बात की थी, सही है? मेरे दिमाग में शाम का फ्लैशबैक बिजली की तरह कौंधी। भीड़, धक्का मुक्की, गेट के पास लटका हुआ मैं, आयशा से बात करते हुए, स्टेशन के पास अचानक झटका, किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया और फिर एक पल के लिए पटरियों की तरफ खुलता हुआ अंधेरा। उसके बाद की बात मेरी याद में धुंधली थी। मुझे लगता रहा मैं समहाउ संभल गया था। शायद दिमाग ने खुद ही कहानी गढ़ ली थी कि मैं बच गया, ऑफिस वापस गया, काम किया, फिर आखिरी लोकल के लिए निकला। तुम बच नहीं पाए थे अरमान, उसने शांत होकर कहा, जैसे वो मेरी सोच पढ़ रहा हो। बस तुम्हें सच अभी तक बताया नहीं गया था। अब मुझे बाकी तीनों यात्रियों पर शक होने लगा। मैंने दिल कड़ा करके पहले उस औरत को देखा। वो अब भी उसी पोजीशन में बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन अब उनमें हल्का सा पानी झिलमिला रहा था। उसके गाल पर एक पतली सी चोट का निशान था, जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने धीरज बटोर के पूछा, आप कहां उतरेंगी? उसने बहुत धीमे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे बहुत दूर से लौट कर आई हो। मैं तो पहले ही उतर चुकी हूं, उसने बुदबुदाया। पति ने धक्का दिया था 3री मंजिल से। लोग बोले खुदकुशी की। ये कहते कहते उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, दर्द भरी। उसके पैरों के नीचे पानी की पतली सी लाइन बहती दिखी। मैंने नीचे झांका। उसके सैंडल से पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी तेज बारिश में भीग कर आई हो, जबकि ट्रेन के अंदर कहीं भी पानी नहीं था। मैंने तुरंत निगाह दूसरी तरफ घुमाई। कॉलेज वाला लड़का अब सीधे बैठा था।
उसकी गर्दन के चारों तरफ लाल लाल गहरे नीले निशान थे, ठीक वैसे जैसे रस्सी से खींची हुई हो। लेकिन उसकी टी शर्ट के कॉलर के ऊपर से ये निशान साफ दिख रहे थे, जैसे कपड़ा उन पर से पारदर्शी हो गया हो। इंटरनल एग्जाम में फेल कर देंगे बोल रहे थे, उसने अचानक कहा, बिना मेरी तरफ देखे। मैंने सोचा कि मरने के बाद तो कोई मार्कशीट नहीं मांगेगा ना। उसकी आवाज में अजीब सी खालीपन था, न दुख, न गुस्सा, न डर, सिर्फ एक डेड थकान। कोने वाली सीट पर सोया हुआ मोटा आदमी अचानक हल्का सा हिला। उसके बैग से फाइलें झांक रही थीं, जिन पर लाल स्याही से लिखा था, केस क्लोज्ड, एक्सीडेंट डेथ अंडर ट्रेन। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं, जबकि हवा अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर टीसी से पूछा, ये ट्रेन कहां जा रही है? उसने मुस्कुराया, खिड़की की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की से बाहर झांका और पहली बार महसूस किया कि बाहर अब कोई परिचित लैंडमार्क नहीं बचा था। न वो पुल, न वो बिल्डिंग्स, न वो झुग्गियां, बस एक लगातार बदलता हुआ सूनापन। कभी बाईं तरफ सूखी जमीन जिसमें पेड़ कंकाल की तरह खड़े थे, बिना पत्तों के, बिना जान के। कभी दाईं तरफ काला पानी जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ता हुआ लगता था। इसमें कोई लहर नहीं, कोई चमक नहीं, बस गहराई, जैसे अगर आप गिर जाएं तो सीधा नीचे, बहुत नीचे चले जाएं। दूर दूर तक ना कोई स्टेशन दिखता, ना कोई सिग्नल, ना कोई और ट्रेन। ये वही लाइन है, टीसी ने बुदबुदाया, जिस पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो बस एक बार और लोकल पकड़ेंगे, आखिरी बार, और फिर घर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ के लिए घर वहीं होता है जहां उनकी सांसें आखिरी बार पटरी के साथ टकराती हैं। मेरी आंखों के सामने शाम का वो दृश्य फिर घूम उठा। पैर फिसलना, भीड़ की चिल्लाहट, तेज हॉर्न, और फिर किसी ने मेरा नाम पुकारा था, शायद आयशा ने या किसी और ने। तो अब मेरी आवाज कांप रही थी, अब क्या होगा मेरे साथ? टीसी ने अपना रजिस्टर बंद किया, उसे सीने से लगाया। उसने कहा, अब हम तुम्हें तुम्हारे स्टेशन तक छोड़ेंगे, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। ट्रेन अचानक बहुत धीमी होने लगी। डिब्बे के अंदर लाइट थोड़ी पीली पड़ गई, फिर एक पल के लिए पूरी बंद, फिर फ्लिकर, जैसे किसी ने स्विच से नहीं बल्कि हमारी धड़कनों से बिजली जोड़ रखी हो। लाउडस्पीकर पर फिर क्रैकल हुआ। इस बार आवाज बहुत साफ थी, बहुत ठंडी। अगला स्टेशन क्लीवलैंड रोड, कृपया सावधान रहें, यह सभी के लिए नहीं है। क्लीवलैंड रोड, मेरा स्टेशन, जहां से मैं रोज उतरता था। मेरी आंखें भर आईं। मैंने सोचने की कोशिश की कि आयशा अभी क्या कर रही होगी। आरफ सो गया होगा या बुखार में रो रहा होगा। क्या उन्हें खबर मिली होगी कि... अचानक मेरे दिमाग में एक और याद चमकी, इतनी साफ कि मेरी सांस रुक गई। आज शाम मैं ऑफिस से निकला ही नहीं था। मैंने अपने बॉस को मैसेज किया था कि आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा क्योंकि आरफ की तबीयत ठीक नहीं। उसके बाद आयशा का कॉल आया था। मैंने सड़क पार करते हुए फोन उठाया। फिर अचानक तेज ब्रेक लगाने की आवाज, लोगों की भीड़, किसी ने चिल्लाया, अरे किसी को अंदर खींचो। और फिर बस अंधेरा। ऑफिस, ओवरटाइम, मीटिंग, ये सब यादें जैसे स्मोक की तरह गायब होने लगी। जैसे मेरा दिमाग खुद को बचाने के लिए झूठी शाम बना चुका था, ताकि मैं मान लूं कि मैं जिंदा हूं और इस आखिरी लोकल की टिकट बस रूटीन है। ट्रेन अब लगभग रेंग रही थी। खिड़की के बाहर काला पानी गायब हो चुका था। उसकी जगह एक लंबा सुनसान प्लेटफॉर्म दिखा, जिस पर न कोई झंडा, न कोई बोर्ड, सिर्फ एक पुराना लैंप पोस्ट जिसकी रोशनी पीली और थकी हुई थी। फिर भी यह जगह अजीब तरह से जानी पहचानी लगी, जैसे मैं यहां कई बार उतर चुका हूं और किसी ने हर बार मेरे कदमों के निशान मिटा दिए हों। ट्रेन रुकी नहीं, बस हल्का सा झटके के साथ आगे बढ़ती रही, जैसे किसी अदृश्य फोर्स ने कहा हो, यह स्टेशन तुम्हारे लिए नहीं, अभी नहीं। मैंने घबरा के टीसी को देखा,
लेकिन ये मेरा स्टेशन है, मैं यहीं उतरता हूं, मुझे घर जाना है। टीसी ने सिर हिलाया। ये क्लीवलैंड रोड जिंदों के लिए नहीं है, ये वो है जहां तुम्हारा शरीर पड़ा है, पटरियों के पास। जिन्हें तुम घर कहते हो उन्हें तुम्हारी बस याद रह जाएगी। तुम्हारे लिए घर अब कहीं और है। उसके शब्द जैसे मेरे कानों से नहीं, सीधे मेरी छाती में घुसे। ट्रेन फिर तेज होने लगी। मैंने खिड़की से प्लेटफॉर्म को पीछे जाते देखा, जैसे किसी ने मेरी पूरी जिंदगी को रिवाइंड कर दिया हो और अब वो तेजी से दूर, बहुत दूर जा रही हो। मैंने टीसी से आखिरी कोशिश की, क्या कोई रास्ता नहीं है, कोई एक मौका लौटने का? मैं कुछ भी करूंगा, बस एक बार अपने बेटे को गोद में ले लूं, आयशा को देख लूं। टीसी कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ नरमी दिखी। कभी कभी उसने धीमी आवाज में कहा, किसी किसी को एक मौका दिया जाता है, बस एक। पर यह तय नहीं करते हम, ये तय करती हैं यादें। अगर कोई तुम्हें इतनी शिद्दत से याद कर रहा हो कि उसका हर ख्याल, हर सांस तुम्हें खींच कर फिर से जिंदगी की तरफ ले आए। मेरी उम्मीद की एक पतली सी किरण जली। मैंने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। कोई नया नोटिफिकेशन नहीं था, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक न्यूज अलर्ट दिखा। आज देर रात क्लीवलैंड रोड स्टेशन के पास एक 29 वर्षीय युवक की लोकल ट्रेन से कटकर मौत। मौके पर पत्नी और छोटा बच्चा भी पहुंचे, लेकिन पिता की लाश की हालत देखकर बेहोश हो गए। स्क्रीन पर फोटो धुंधली थी, लेकिन मैं साफ साफ देख सकता था। ट्रैक पर सफेद चादर से ढका शरीर, पास में आयशा रोती हुई, लोगों से घिरी, और उसकी गोद में आरव जो बुखार और सदमे में बिना आवाज के रो रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने स्क्रीन पर उंगलियां रख दी, जैसे उस तस्वीर से उन्हें छू पाऊंगा। तभी कुछ बदला। ट्रेन के अंदर की ठंड अचानक और गहरी हो गई। लाइटें कुछ सेकंड के लिए पूरी बुझ गईं। पूरा डिब्बा अब बिल्कुल अंधेरा था, इतना कि मैं अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। अंधेरे में मुझे सिर्फ सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। औरत की हल्की टूटी सांस, लड़के की थकी खींची हुई सांस, मोटे आदमी की भारी गहरी सांस, और मेरी अपनी जो अब फास्ट हो चुकी थी। फिर अंधेरे के बीच एक अलग सांस उभरी, छोटी, तेज, जैसे किसी बच्चे की। मैंने घबरा के आंखें खोली, हालांकि बंद ही थी, लेकिन अचानक मेरे कानों के पास एक जानी पहचानी आवाज फुसफुसाई, पापा। ये आरव की आवाज थी, बिल्कुल वैसी जैसे वो सोते से उठकर बुलाता था। मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। मुझे लगा अगर मैं अभी रो पड़ा तो बस टुकड़ों में टूट जाऊंगा। अंधेरे में ही टीसी की आवाज आई, लगता है अभी तुम्हें कोई बहुत ज्यादा याद कर रहा है। अचानक लाइट वापस आई, तेज, सफेद, चुभने वाली। डिब्बा वही था, पर कुछ अलग। वो औरत, कॉलेज वाला लड़का, मोटा आदमी, तीनों अपनी अपनी सीटों पर जमे हुए बैठे थे, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। टीसी अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। पहली बार मैंने उसकी आंखों के ऊपर एक छाया देखी, जैसे उसके माथे पर कोई अदृश्य नाम लिखा हो, जो दिख भी रहा है, छुप भी रहा है। तुम्हारे लिए शायद एक बार और ट्रेन वापस जा सकती है। मतलब? मैं हाफते हुए बोला। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। डिब्बे का स्लाइडिंग दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। बाहर घुप अंधेरा नहीं था अब। मुझे दूर कहीं अस्पताल की हल्की सी सफेद रोशनी दिख रही थी। स्ट्रेचर के पहियों की आवाज, लोगों की भाग दौड़, किसी का नाम बार बार पुकारती आवाज, अरमान, आंखें खोलो, अरमान। अगर तुम अब बाहर उतरे तो शायद तुम कुछ देर और उनके साथ रह सकते हो। दर्द होगा बहुत, लेकिन सांसें दोबारा चल सकती हैं। मैं दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच गया। हवा अब ठंडी नहीं, गर्म थी, और उसमें इंजेक्शन, दवाइयों और इंसानी डर की तेज बंध थी। मैंने आखिरी बार टीसी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब न मुस्कान थी, न सख्ती,
बस एक गहरी पुरानी थकान। और अगर मैं रुक गया, शब्द गले में अटक गए। अगर मैं यहीं रह गया तो? वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, तो फिर अगली बार जब कोई और तुम्हारे जैसे आखिरी लोकल में चढ़ेगा तो शायद टिकट चेक करने वाला तुम होगे। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए मैंने सोचने की कोशिश की, क्या मैं इतना स्वार्थी हूं कि एक और जिंदगी को इस ट्रेन पर लाने के बदले स्वयं शांति चुनूं? बाहर से फिर वही आवाज आई, अरमान, सुन सकते हो तो प्लीज वापस आ जाओ। मेरे होठों से खुद ब खुद निकल पड़ा, आयशा। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के बाहर कदम रख दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पूरा याद नहीं, बस कुछ बिखरे हुए पल, ऑपरेशन थिएटर की तेज लाइटें, डॉक्टरों के बीच मेरा नाम, आयशा की भीगी आंखें, आरव का छोटा सा हाथ मेरी उंगली पकड़ता हुआ। मैं बच गया, कम से कम उन्होंने यही कहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हफ्तों बाद जब मैं फिर पहली बार ट्रेन से ऑफिस जाने की हिम्मत कर पाया, मैंने तय किया कि अब कभी रात की आखिरी लोकल नहीं पकड़ूंगा। फिर भी एक रात काम ज्यादा हो गया। घड़ी में 12:20 हो चुके थे। मैं घबरा के स्टेशन पहुंचा और देखा 12:47 वाली आखिरी लोकल प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी थी। मैंने दूर से ही उसे देख लिया और ठिठक गया। उस दिन की सारी ठंड, सारी आवाजें, सारी सिसकियां एक साथ लौट आईं। मैंने तय किया, नहीं, आज नहीं, कभी नहीं। मैं रिक्शा लेकर चला जाऊंगा, लेकिन इस ट्रेन में नहीं बैठूंगा। मैं जैसे ही मुड़ा, भीड़ के बीच मुझे एक चेहरा दिखा। टिकट चेकर की वर्दी, सीने से लगी छोटी रजिस्टर, वही थकी हुई आंखें। वो भीड़ के बीच खड़ा था और सीधे मेरी तरफ देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन इस बार मैंने डर से नहीं, हैरानी से देखा। वो चेहरा मेरा नहीं था, किसी और का था। शायद किसी और की बारी थी। उसने मेरी तरफ हल्का सा सिर झुका के सलाम जैसा किया, जैसे कह रहा हो कि तुम्हें तुम्हारा मौका मिल गया, अब हम किसी और का टिकट काटने जा रहे हैं। मैं बिना पीछे देखे स्टेशन से बाहर निकल आया। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उस रात मैंने कसम खाई कि कभी भी अगर मैं किसी को ये कहते सुनूं कि चलो आखिरी लोकल पकड़ लेते हैं, तो मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं, हर आखिरी लोकल बस रेलवे की आखिरी ट्रेन नहीं होती। कभी कभी वो जिंदगी और किसी और चीज के बीच चलने वाली सबसे आखिरी सवारी भी होती है। और अगर आप ये कहानी अभी रात को हेडफोन लगा के अकेले सुन रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिएगा, आज के बाद जब भी आप रात की आखिरी लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हों और आपको भीड़ में कोई टिकट चेकर रजिस्टर लिए आपकी तरफ ज्यादा देर तक देखते हुए दिखाई दे, तो प्लीज एक बार अपने दिल से पूछ लीजिएगा, क्या सच में मैं अभी तक जिंदा हूं?